स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों के लिए जो आपका फिर से पेपर होने वाला है यानी री एग्ज़ाम, उसको ध्यान में रखते हुए वॉल्यूम नंबर 1 के मॉडल पेपर नंबर 2 को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले हमने वॉल्यूम नंबर 1 के मॉडल पेपर नंबर 1 को अच्छे से कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ से आपको वो वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई, हमने वॉल्यूम 2 के 10 मॉडल पेपर मैंने इसके पहले कंप्लीट करवा दिया है, यानी कि वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों को मिला लिया जाए तो 11 मॉडल पेपर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आइए आज के इस वॉल्यूम नंबर 1 के मॉडल पेपर नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। और मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल पेपर वाली फीलिंग आपकी मिलेगी और ये जो है ये एग्जामपुर का है, आप ये बात जानते ही हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। वॉल्यूम नंबर 1 मॉडल पेपर नंबर 2 प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के पहले सवाल को देखते हैं। देखिए, वॉल्यूम 1 मॉडल पेपर नंबर 2 का पहला सवाल आपके सामने दोनों लैंग्वेज में है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है? आपको ये बताना है कि भारत में सबसे ज़्यादा रबर कहाँ पे होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 केरल। देखिए, केरल में भारत का सबसे ज़्यादा रबर जो है उत्पादित होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कम्स अंडर दी कैटेगरी ऑफ महारत्न? कहने का मतलब है कि निम्नलिखित में से कौन से एक सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम में महारत्न की श्रेणी में आता है? आपको बताना है कि इसमें से महारत्न की कंपनी कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा IOCL। IOCL का मतलब है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है और एक महारत्न की श्रेणी में आता है। दिया गया ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन डे जो है ये हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। राइट उत्तर हो जाएगा 8 मार्च को। 8 मार्च 2024 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो थीम रही ये रही महिलाओं में निवेश करें, प्रगति में तेजी लाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की थीम महिलाओं में निवेश करें, प्रगति में तेजी लाएं, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व विधायकों की पेंशन 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी गई? देखो, सैलरी की बात की जाए गाइस तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के पूर्व विधायक जो हैं या फिर कहा जाए वर्तमान विधायक हैं, इन्हें 35,000 रुपये तक की सैलरी मिलती है। और अगर कहा जाए इनका पेंशन जो है यह 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका 25,000 रुपये। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 25,000 रुपये पेंशन कर दी गई। अगला सवाल है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है। किसी तस्वीर के अंदर जानकारी छिपाने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? किसी तस्वीर के अंदर जानकारी छिपाने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ये हो जाएगा आपका स्टेगनोग्राफी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेगनोग्राफी। अगला सवाल है आपके सामने कि सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कीर्ति है? आपको बताना है कि द फेमस पोएम मेघदूत इज द वर्क ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ये हो जाएगा महाकवि कालिदास की। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा कालिदास। सही आंसर हो जाएगा महाकवि जो है कालिदास, इन्होंने मेघदूत की रचना की जो है कीर्ति इनके ऊपर है, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कजाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? व्हिच ऑफ द कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान? सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 नूर सुल्तान। देखिए, नूर सुल्तान जो है कजाकिस्तान की राजधानी, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? देखिए, इसमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है ये आपको बताना है। सवाल को ध्यान में रखते हुए और जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा भाई। देखो, बाजरा, ज्वार और धान ये आपकी खरीफ की फसल है। दिया गया व्हीट यानी गेहूं जो है आपका ये खरीफ नहीं बल्कि रबी की फसल है। तो जो गेहूं है ये रबी की फसल है, खरीफ की नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? सवाल ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा जिला जो है ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। देखिए, बुंदेलखंड जो है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा में है। बुंदेलखंड के अंदर कहा जाए तो 7 जो है ये जिले आते हैं, जिसमें से आपका एक महोबा भी है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा महोबा। उत्तर प्रदेश के महोबा भी आपके इसी में आते हैं। महोबा को मेरे प्यारे भाई ढोलक के लिए GI टैग भी मिल चुका है। इस बात को भी आप महोबा नहीं अमरोहा को मिला है, माफ़ करना, अमरोहा को मिला है, ठीक है। अगला है आपके सामने कि ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है?
ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10। राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ग्वालियर घराना। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्वालियर घराना जो है यह ध्रुपद गायकी के लिए सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि संगाई त्यौहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11। संगाई त्यौहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मणिपुर में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। मणिपुर में संगाई त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है? सवाल इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए गाइज, आप एक बात अच्छे से जानते हो कि हमारे टारगेट है कम समय में अधिक क्वेश्चंस को कंप्लीट करवाना। इस वजह से गाइज मैं थोड़ा जल्दी खींच के चल रहा हूं और मैं ये बात अच्छे से जानता हूं कि आपका ये मॉडल पेपर है, यानी आप ये रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है क्योंकि टाइम बहुत ही कीमती है आपके लिए। पेपर बहुत जल्दी है, इस वजह से मेरे भाई जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा और समय को बचा के रखना होगा। इस वजह से मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी क्लास आपकी कंप्लीट करवा रहा हूँ, क्योंकि गाइज मैं क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। वैसे 2-4 क्वेश्चन जो है इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ हालांकि, लेकिन फिर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी क्वेश्चंस का आंसर दीजिए ताकि हम कम समय में पूरे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सके। उत्तर प्रदेश का एक राज्य पक्षी जो है वो है आपका यहाँ पे सारस। सारस को आप क्रॉन्च भी कर सकते हैं, तो सारस अथवा क्रॉन्च ये जो है आपका ये उत्तर प्रदेश का एक राज्य पक्षी है। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13 है। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की थी? आपको बताना है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी सर विलियम जोन्स द्वारा? राइट हो जाएगा सन 1784 में। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की स्थापना जो है विलियम जोन्स ने 1784 में किया था। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने पूरे राज्य के सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य किया? क्वेश्चन नंबर 14 राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। देखिए, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने पूरे राज्य के सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन का अनिवार्य किया? ये हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस गैस की आवश्यकता होती है? पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस गैस की आवश्यकता होती है? सही उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस को किस वर्ष पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? क्वेश्चन नंबर 16 राइट आंसर हो जाएगा 1938 में, यानी 1938 में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा 1938 में। सुभाष चंद्र बोस को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था 1938 में। अगला सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत में हाल ही में उत्तर प्रदेश में होने वाली नगर निकाय में पिछड़े वर्ग को कितने फीसदी का आरक्षण दिया गया है? मेरे प्यारे भाई, जो यहाँ पे OBC यानी पिछड़े वर्ग हैं उन्हें उत्तर प्रदेश में कितने फीसदी का आरक्षण दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ये हो जाएगा आपका 27%। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाया जाता है? आपको बताना है कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहां सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का ये हो जाएगा सोनभद्र में। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनभद्र में। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने कि पूना समझौता पर किसने हस्ताक्षर किए थे? देखिए, पूना समझौता अगर कहा जाए तो ये कब हुआ था मेरे भाई? ध्यान रखिएगा, पूना समझौता जो है 24 सितंबर 1932 यानी 1932 में सेंट्रल जेल में हुआ था। तो 24 सितंबर 1932 को सेंट्रल जेल में भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हस्ताक्षर हुए थे। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा MK गांधी एंड BR अम्बेडकर। राइट आंसर, करेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसकी माप के लिए स्पिग्नोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है? स्पिग्नोमैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का ये हो जाएगा रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर या फिर BP को मापने के लिए हम स्पिग्नोमैनोमीटर का उपयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ब्लड प्रेशर। अगला है कि द मॉक हू ट्रांसफॉर्मेड उत्तर प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, ये पुस्तक जो है ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर लिखी गई है। द मॉन्क हू ट्रांसफॉर्मेड उत्तर प्रदेश जो है ये लिखा गया है शांतनु गुप्ता के द्वारा, और इसके अलावा ये योगी आदित्यनाथ नामक पुस्तक जो है ये भी शांतनु गुप्ता ही ने ही लिखा है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा शांतनु गुप्ता। ए आंसर करेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है?
साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? क्वेश्चन नंबर 22। राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहले साहित्य में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला सवाल है आपके सामने कि स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ उत्तर प्रदेश इन इंडिपेंडेंट इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के जो पहले विधानसभा अध्यक्ष बने ये बने थे पुरुषोत्तम दास टंडन। राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पुरुषोत्तम दास टंडन आपका करेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया गया? जीएसटी जो है सबसे पहले विश्व में कहाँ पे लगा था? ये गाइस कल के वीडियो में मैंने आपको बताया है, फ्रांस में। सबसे पहले जीएसटी जो है फ्रांस में लगा था। और मेरे भाई एक बात अच्छे से जानते हो कि जीएसटी जो है ये पूरे भारत में लगी और इसके अलावा जीएसटी जो है ये पूरे भारत से समाप्त भी कर दी गई। और उसमें से एक है आपका यहाँ पे वो है, एक मिनट, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेवा कर, सर्विस टैक्स। सेवा कर या फिर सर्विस टैक्स जो है आपका ये एक अप्रत्यक्ष कर है यानी इनडायरेक्ट कर है। तो ये जो है आपका ये जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया गया है पूरे भारत से। राइट हो जाएगा आपका सेवा कर या सर्विस टैक्स। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में परिवर्तन किस वर्ष किए गए? देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 यानी 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना या फिर इसका गठन किया गया। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है इसके अधिनियम में परिवर्तन किस वर्ष किए गए? 2006 में। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 2006 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिनियम में परिवर्तन किया गया। ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 26 नंबर सवाल। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का ये हो जाएगा रियो डी जेनेरियो में। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो में प्रथम शिखर सम्मेलन जो है आयोजित किया गया था। सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगला सवाल है कि मृगनयनी का महल जो है कहाँ पे है? क्वेश्चन नंबर 27। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए मृगनयनी का महल जो है ये आपका है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्वालियर में। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 ग्वालियर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम फ्लाइंग इट माई वे है? आपको बताना है कि किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम फ्लाइंग इट माई वे है। राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर सवाल का क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सचिन तेंदुलकर जो है इनकी आत्मकथा का नाम जो है यह है प्लेइंग इट माई वे। जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है वो है प्लेइंग इट माई वे। अगला सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ पे किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का ये हो जाएगा आपका गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा गोरखपुर में। देखिए उत्तर प्रदेश में पहला महिला विश्वविद्यालय जो है गोरखपुर में अवस्थित होगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही, करेक्ट, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष लोसूंग महोत्सव आयोजित किया जाता है? देखिए लोसूंग महोत्सव ये प्रत्येक वर्ष कहाँ पे आयोजित किया जाता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फटाफट बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सिक्किम में। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोसूंग महोत्सव जो है ये सिक्किम में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन 3 करेक्ट, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि कल्लड़ की संस्कृत भाषा में राजतरंगिणी में उन राजाओं के इतिहास को शामिल किया गया है जिन्होंने डैश पर शासन किया था। कहने का मतलब है कि कल्लड़ द्वारा जो रचित है राजतरंगिणी इसमें किस राजा के इतिहास को शामिल किया गया। कहने का मतलब यह है कि कल्लड़ द्वारा रचित जो राजतरंगिणी है इसमें किस राज्य के राजाओं का उल्लेख किया गया है। राइट हो जाएगा कश्मीर। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा कश्मीर के राजाओं का। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य पुलिस का आदर्श वाक्य सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा है? इसका अर्थ है कि आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है। ये किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है? बताइए सही आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पुलिस आइडियल सेंटेंसेज इज सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, इट मीन्स योर सेफ्टी इज अवर सेल्फ। राइट आंसर हो जाएगा 32 का ये हो जाएगा अपने यूपी पुलिस का, उत्तर प्रदेश पुलिस का। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश पुलिस का। अगला सवाल है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री युद्धाभ्यास 2023 कैटलक्स एक्सप्रेस 2023 कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का ये हो जाएगा खाड़ी क्षेत्र में, इन गल्फ एरियाज में। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा खाड़ी क्षेत्रों में। अगला सवाल है कि पत्थर की बनी नृत्य करती हुई पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? इसका आंसर आप बताएंगे। पत्थर की बनी हुई नृत्य करती हुई पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? 34 नंबर सवाल। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बताइए सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा।
सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हड़प्पा में। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़प्पा में। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला है कि सोशल मीडिया, वीडियो और लिखित पाठ के माध्यम से डैश सामग्री हमें जानकारी प्रसारित करने की अनुमति देती है। सही आंसर हो जाएगा टू पब्लिश यानी प्रकाशित करना। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नर्मदा सागर परियोजना, नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। नर्मदा सागर परियोजना जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। 36 नंबर सवाल। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताइए सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। देखिए नर्मदा सागर परियोजना जो है आपका ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है आपके सामने कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना है। व्हाट इज द रिस्क कवरेज अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंदर जो जोखिम कवरेज है ये है 2 लाख रुपए। अगर कहीं एक आंख चली जाती है, एक पैर टूट जाता है या फिर एक हाथ टूट जाता है या एक हाथ पैर में से कोई भी एक चीज टूट जाता है दुर्घटना बीमा में, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए की निवेश किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना है। क्वेश्चन है कि चेरियल चित्रकला की शैली किस राज्य से संबंधित है। चेरियल स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट। राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा तेलंगाना। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना जो है आपका चेरियल चित्रकला की शैली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि यहाँ पे मैथ आ गया है, मैथ आपका आ गया। इसके बाद मेरे प्यारे भाई मैथ्स के बाद आपका रीजनिंग हो जाएगा। तो देखिए मैथ और रीजनिंग जो है ये मैं कंप्लीट करवा दूंगा, इसकी चिंता आपको नहीं करना है। पहले गाइस मैं ये टारगेट लेकर चल रहा हूँ कि आपके जो इजी सब्जेक्ट हैं, जैसे आप मान लीजिए हिंदी और इसके अलावा कहा जाए जो जीके, तो ये मेरे प्यारे भाई कुछ आपके ईजी सब्जेक्ट में आते हैं, क्योंकि इससे आप अगर गलत कर दोगे तो 2 नंबर तुरंत चला जाएगा। और मैथ में आप अगर एक सवाल हल करना चाहते हो तो लगभग 1 मिनट आपका लग जाता है। तो मेरे प्यारे भाई जहाँ पे आपका 15 सेकंड में 2 नंबर मिल रहा हो, जहाँ पे 1 मिनट में 2 नंबर मिल रहा हो, जिसमें आप 15 सेकंड को ज़्यादा प्रेफरेंस करोगे, इस वजह से मेरे प्यारे भाई मैं पहले जीके हिंदी कंप्लीट करवा दे रहा हूँ। लेकिन ये बात आप अच्छे से जानते हो कि मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कॉन्फिडेंस रहता है। कहने का मतलब है कि आपने जो सवाल लगाया है या आपने जो सवाल सही किया है, इस पर आपको पूर्ण विश्वास हो जाता है कि ये गलत हो ही नहीं सकता। इस वजह से मेरे प्यारे भाई मैथ रीजनिंग पे भी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा तो फोकस करने वाली चीज़ है यूपी पुलिस के हिसाब से देखा जाए तो रीजनिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि पूरे 55 क्वेश्चन जो है आपके रीजनिंग से ही आते हैं। मतलब कहा जाए मेरे भाई तो आप ध्यान दे सकते हो कि आपके 110 नंबर जो हैं ये रीजनिंग में ही मिल रहे हैं। तो आपको रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। बट आपको जो रीजनिंग के लिए क्लास होने वाली है ये आपको चिंता नहीं करना। रीजनिंग की क्लास में करवा दूंगा, उसकी चिंता आपको नहीं करना है। बट मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन ये करना चाहूँगा कि आप गाइस अभी इस क्लास के ही भरोसे ना बैठें, अपना मॉक देते रहिएगा। आप जो भी मॉक लगा रहे हो, चाहे टेस्ट सीरीज से लगा रहे हो या कहीं से भी लगा रहे हो आप, या गाइस आप ऑफलाइन मॉक लगा रहे हो, मॉक जरूर लगाइए, क्योंकि मॉक टेस्ट जो है यही आपको बेहतर बना सकता है। एक कहने का मतलब आप समझते होंगे, एक कहावत है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस ही आपको बेहतर बना सकती है। तो मेरे प्यारे भाई प्रैक्टिस ही आपको सबसे ज़्यादा करना पड़ेगा। कल हमारे एक टेलीग्राम ग्रुप है जो एक यूपी पुलिस सिटी एग्जाम वाला टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें एक बच्चे ने कमेंट्स किया, कहा कि सर मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी की है, बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत किया है मैथ्स के ऊपर और हमारा मैथ्स के सवाल लगते भी हैं, मैं हर एक का फॉर्मूला भी याद किया हूँ, हमारे हर एक सवाल भी लग जाते हैं, लेकिन मेरे जब मैं काउंटिंग करता हूँ तो इसमें काउंटिंग में गड़बड़ी होती है, मतलब नंबर गलत हो जाते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि जब आप सवाल लगाते हो तो आप कहते हो कि 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये नहीं कह पाते हो। आप कहते हो 3 दूनी 5, 3 दूनी 5, या कहते हो 4 दूनी 12, 4 दूनी 12। अब ऐसा कैसे कह सकते हो 4 दूनी 12? ये ऐसा कहते हो गाइस क्योंकि आपके अंदर उतनी अभी कॉन्फिडेंसली नहीं आया, यानी अभी आप प्रैक्टिस नहीं कर पाए हो, तभी आप 3 दूनी 5 कह सकते हो। तो इसी वजह से मेरे भाई वो बच्चा कह रहा था, इसलिए मैं बता रहा हूँ, वो कह रहा था भाई कि मेरे जो नंबर हैं वो गलत हो जाते हैं, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे जो मल्टीप्लाई सही होना चाहिए था वो मल्टीप्लाई ही गलत हो जाता है। तो इस वजह से इसका सबसे और एकमात्र तरीका है आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको बेहतर बनाएगी। मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपकी पूरे सिलेबस कंप्लीट है, यानी अगर आपको ये पता है कि हाँ हमने अपने रीजनिंग के हर एक चैप्टर को एक एक करके एनालिसिस के साथ मैंने कंप्लीट कर लिया है, मैथ के हर एक चैप्टर को मैंने विश्लेषण के साथ पूरा घोल के पी लिया है, मैं बाकी बचता है जीके, हिंदी मैंने कंप्लीट कर लिया है। जीके आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लंबा चौड़ा होता है, आप इसे पढ़ते रहिए और अपना मॉक टेस्ट वगैरह देते रहिए, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है। तो मेरे प्यारे भाई प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, यही एकमात्र तरीका है सिलेक्शन लेने का।
ठीक है। और प्रैक्टिस से ही आप इतना अपने आप को देख सकते हो कि आप अभी किस लेवल पर हो और अभी आपको कितनी तैयारी करनी है। आप अगर मॉक देते होंगे, ऑनलाइन मॉक देते होंगे, तो आपको पता होगा कि उसमें एक रैंक चीज़ की होती है, रैंक वाली चीज़ होती है। तो भाई रैंक से आपको ये पता चलता है कि अभी हम कितने लड़के के पीछे हैं और अभी हमें कितनी मेहनत करना है या अभी हमें आगे सिलेक्शन लेने के लिए कितनी ज़्यादा कोशिश करनी है। कभी कभी गाइज आपने कोई मॉक दिया होगा, उसमें लिखा रहता है कट ऑफ क्लियर्ड। जैसे टेस्ट आप ले लो, टेक्स्ट बुक, उसमें आपको लिखा होता है कट ऑफ क्लियर्ड। अगर आप RWA का मॉक दे रहे हैं तो उसमें लिखा रहता है कांग्रेचुलेसन यू हैव क्लियर्ड द कट ऑफ। तो मेरे प्यारे भाई, अगर आप हर एक मॉक में कट ऑफ क्लियर कर रहे हो तो भाई आपकी तैयारी अच्छी है, आपको रुकना नहीं है। सिलेक्शन के लिए आपको अभी जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। बट अगर कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही है तो भाई आपको जी तोड़ और मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि वो कोई ना कोई होता ही है जो आपके मॉक टेस्ट में टॉपर आता है। अब 300 में 300 लाने वाले जो हैं ये भाई टॉपर नहीं आएंगे और ना ही इनका सिलेक्शन होगा। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हो कि 300 में 300 नंबर लाना ये गाइस कोई आसान बात नहीं है। आप मॉक टेस्ट देते हो, देखते हो टॉप स्कोर में 300/300 होते हैं, लेकिन ये जो 300/300 है ना, ये नकल करने वाले होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे नकल करने वाले कैसे। आप ये बात जानते हो कि कभी कभी मॉक में ऐसे भी सवाल आ जाते हैं जो सवाल ही गलत होते हैं। अगर सवाल ही गलत है, आपने आंसर ही उसका सही नहीं दे पाए हो, तब आप 300 में 300 कैसे ला सकते हो। इस वजह से वो नकल करने वाले हैं, पकड़ जाते हैं। ठीक है, अब आइए गाइस हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मैंने आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है, आई होप आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। मैंने आपको बता दिया है कि एकमात्र तरीका है सिलेक्शन लेने का, वो है आपका रिवीजन और आपका प्रैक्टिस। आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो सब कुछ पढ़ना बेकार है। इस वजह से रिवीजन और मॉक आपको देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं हिंदी के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर हिंदी में पहला है, निम्न में से कौन सा शब्द स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 114 का, ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जय। जय जो है आपका ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि काकल्य वर्ण कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 115 है कि काकल्य वर्ण कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा ह जो है आपका ये काकल्य वर्ण है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3rd करेक्ट होगा। ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है, ऑप्शन नंबर 3rd करेक्ट होगा। ठीक है, इन्होंने पूरा गलत लिख दिया है, यहाँ पे 4th होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3rd हो जाएगा। सही ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। 116 नंबर है कि सही ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए सही ध्वनि जो है इसका उच्चारण स्थान तालु होता है, तालब भी होता है। इसके अलावा 6 वर्ग के सभी जो हैं आपके तालु में आते हैं, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3rd तालु। अगला सवाल है कि प्रस्तुत प्रश्न में अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं। एक अनेकार्थी शब्द का अर्थ आपको लिखा गया है, दूसरे का अर्थ बताना है। यानी द्रोण मान ले कौवा होता है, अब आपको आगे बताना है। अब देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक द्रोण का मतलब होता है कौवा और एक द्रोण का मतलब होता है दोनों। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd होगा। यहाँ पे 2nd लिखा है लेकिन वो गलत लिखा है। राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है। मैंने कल एक वीडियो मैंने लेकर आया था, उसमें मैंने संज्ञा के बारे में आपको अच्छे से बताया था कि अगर दुनिया में कोई एक अकेली चीज़ है तो आप उसे पर्सनल में रखोगे यानी व्यक्ति में रखोगे। अगर दुनिया में बहुत चीज़ें हैं कॉमन है तो आप उसे कॉमन में रखोगे यानी जाति में रखोगे। समूह में मैंने आपको बताया था जहाँ पे भीड़ भिड़क्का वाली बात हो वहाँ पे समूह होगा। भाव में मैंने आपको बताया था जिससे आप छू या फिर आप देख नहीं सकते हैं या टच नहीं कर सकते हैं उसे आप भाव में रखेंगे। केवल महसूस किया जा सकता है उसे आप भाववाचक में रखेंगे। हमसे पूछा गया राम दुनिया में एक अकेले ही हैं, तो राम जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। राइट हो जाएगा आपका 2nd ऑप्शन। बट अगर ये कह दिया जाता कि भगवान, तो भगवान बहुत सारे भगवान हैं, तो यहाँ पे आपका जातिवाचक हो जाता। ठीक है, अगला है कि जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। राइट हो जाएगा, उसे हम मंथर कहेंगे, ऑप्शन नंबर 4th राइट होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, राइट आंसर क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है ये निर्देशक चिन्ह है। निर्देशक चिन्ह जो है इसे आप योजक चिन्ह के रूप में भी कहते हैं। योजक चिन्ह हालांकि अलग होता है, योजक जो है छोटा होता है जबकि निर्देशक बड़ा होता है। ये जो है आपका ये त्रुटि पूरक चिन्ह है जिसे आप हंस पद भी कहते हैं। ये जो है आपका ये उद्धरण चिन्ह है और ये आपका जो है ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। अगला है कि उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जिसमें कर प्रत्यय लग जाए या कोई एक काम करके दूसरा काम तुरंत किया जाए तो उसमें आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है, यानी पूर्व में हो चुकी क्रिया। तो नहा कर यानी उन्होंने नहाने के बाद भोजन किया, तो नहा करके भोजन किया, नहाना उनका पहले हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। 3rd ऑप्शन राइट हो जाएगा। नहाकर भोजन किया यानी पूर्वकालिक क्रिया में आ जाएगा, 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य एक वचन है।
देखो कौन सा वाक्य एक वचन है ये आपको बताना है। 122 नंबर सवाल है। अब देखो यहाँ पे अध्यापक गण यहाँ बैठे, अध्यापक जब गण लग गया तब आपका ये एक वचन कैसे हो गया। महात्मा बुद्ध महान थे, ये भी गलत है क्योंकि गाइस थे लगा है। महात्मा बुद्ध महान थे, भले ही महात्मा बुद्ध एक हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध महान थे लिख गया तब ये बहुवचन में हो जाएगा। कल बहुत वर्षा हुई थी, ये आपका राइट होगा। क्यों? क्योंकि आप ये जानते हो कि वर्षा जो है आपका ये एक वचन है, जबकि यहाँ पे दिया गया प्राण जो है आपका ये सदैव बहुवचन में होता है। प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर ये सब जो है आपके सदैव बहुवचन होते हैं, जबकि वर्षा जो है आपका ये सदैव एक वचन होती है। वर्षा का आप बहुवचन नहीं बना सकते। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, कल बहुत वर्षा हुई थी, ये जो है आपका ये एक वचन का वाक्य है। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। भाववाच्य में जो है ये असमर्थता दर्शाई जाती है। आपको बताना है यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। दादी से चला नहीं जाता, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोहन ने खाना नहीं खाया, ये तो निषेधवाचक हो जाएगा। यहाँ पे जो है आपका ये दादी से चला नहीं जाता यानी असमर्थ है चलने में, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों के सर्वनाम का प्रकार लिखिए। कहने का मतलब है आपसे ये कह रहा है कि वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप, यानी अपने आप में कौन सा सर्वनाम है। देखिए जब कोई अपने खुद के लिए कही जाए तब आप उसे कहेंगे निज, यानी हमारे निज की बात है, से हमारे ये स्वयं के लिए बात हो रही है, तो निजवाचक हो जाएगा। यानी आप दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप के लिए पढ़ रहे हो, दूसरों के सिलेक्शन के लिए नहीं बल्कि अपने आप वर्दी के लिए पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे अपने आप जो है आपका ये निजवाचक हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा दिया गया ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट हो जाएगा महाधन इंद्र। राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, महाधन इंद्र आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा महेंद्र में। अगला है कि निर्देश है निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान को भरना है। प्रत्येक वाक्य की पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प को चिन्हित करें। वायुयान के उतार चढ़ाव से यात्री घबरा गए पर चालक ने उन्हें क्या किया। चालक ने उन्हें निरस्त किया। निरस्त कैसे कर सकता है भाई, ये तो गलत है। चालक ने उन्हें विश्वस्त किया, चालक ने उन्हें संतुष्ट किया, चालक ने उसे आश्वस्त किया कि आपको कुछ नहीं होगा, आप आराम से बैठे रहें। तो वायुयान के उतार चढ़ाव में यात्री घबराए पर चालक ने उन्हें आश्वस्त किया। राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा दिया गया ऑप्शन थर्ड। अगला है कि ज्योति का विलोम क्या है। ज्योति का मतलब क्या होता है प्रकाश, और इसका विलोम क्या हो जाएगा तम यानी अंधेरा। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। अगर यहाँ पे ये अंधेरा लिखा होता तब आप प्रकाश कहते, लेकिन ज्योति लिखा है तब इसका जो विलोम होगा ये तम ही होगा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। मेरे प्यारे भाई वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले जो हमारे प्यारे भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं या जो अभी पहली क्लास देख रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि ये मैंने हर एक क्लास में बता रखा है। जो पहले जुड़े थे उनको पता होगा, लेकिन जो अभी जुड़े हैं उनको बता दें, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए एक रामबाण ई बुक लाई गई है, जिसमें आपको जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं बेस्ट ट्रिक के साथ। और मेरे प्यारे भाई जितने भी क्वेश्चन हैं ये चुनिंदा टॉपिक और ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं। अगर आप ये ई बुक एक बार अच्छे से और मन लगा करके पढ़ लेते हो तो 100% सिलेक्शन का दावा किया जा सकता है। फिर आपको किसी के भी कोई कोर्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन केवल और केवल एक गारंटी ये ली जा सकती है कि आपने उसे कितने अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर। मेरे भाई इसमें आपको जीके, यूपी जीके, करंट अफेयर, हिंदी, मैथ, रीजनिंग के सभी क्वेश्चंस बेस्ट ट्रिक और अप्रॉच के साथ मिलेंगे, जिस पे 60% का अभी डिस्काउंट चल रहा है। अगर आपको ये ई बुक लेना है तो आप मात्र 39 रुपये में इस ई बुक को ले सकते हो। इस ई बुक को लेने की जो दाम है, अगर आपको इसका डेमो पेज देखना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। नंबर है 8948667652, 8948667652। इस पर आपको व्हाट्सएप करना है। यहाँ से आपको ये ई बुक 60% डिस्काउंट के साथ मात्र 39 रुपये में मिल जाएगी। ये जो ई बुक है ये 39 रुपये में मात्र 15 जून से पहले मिल रही है। अगर आप 15 जून के बाद इस ई बुक को लेना चाहेंगे तो आपको इसके लिए 99 रुपये पे करना पड़ेगा। तो 60% डिस्काउंट जो है ये मात्र 15 जून तक है। अगर लेना है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इस ई बुक को एक बार देख जरूर लीजिएगा। लेना है नहीं लेना है वो बात अलग है, लेकिन डेमो पे देख जरूर लेना मेरे भाई। आप खुद देख पाएंगे कि कितने बेहतरीन तरीके से कितनी मेहनत करके आपके लिए तैयार की गई है। अब आइए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है कि किस रस को रसराज कहा जाता है। आपको ये बताना है कि इसमें से किस रस को रसराज कहा जाता है। देखिए रसराज कहा जाने वाला रस जो है कौन सा है, आपको ये बताना है। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 128 का, ये हो जाएगा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, एक संयोग श्रृंगार रस, एक वियोग श्रृंगार रस।
संयोग श्रृंगारस वहाँ पे होगा जहाँ पे संयोग की बात की जाए, यानी कि योग यानी जुड़ने की बात की जाए। जैसे कहा जाए मेरे भाई कि नायक नायिका का मिलन, यानी जब हीरो और हीरोइन मिलते हैं तब वहाँ पे जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा संयोग रस। पति पत्नी का मिलना ये संयोग रस है। वियोग रस कब हो जाएगा? वियोग रस आपका होता है वहाँ पे जहाँ पे बिछुड़ने की बात हो। जैसे मेरे प्यारे भाई जब तलाक हो जाए वहाँ पे हो जाता है बिछुड़ना, यानी कि जब डाइवर्स हो जाए तो वहाँ पे हो जाता है बिछुड़ना, तो वो वियोग श्रृंगार रस के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे राइट होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। अगला है कि कृत और तद्धित इनमें से किसके भेद हैं? देखो कृत और तद्धित ये जो हैं ये प्रत्यय के प्रकार हैं। राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यय। कृत और तद्धित जो है प्रत्यय हैं। अगला है कि अधिकार में उपसर्ग क्या है? 130 नंबर सवाल है अधिकार में उपसर्ग। देखो अधिकार में अधि उपसर्ग लगा है, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा अधि उपसर्ग। जान पर खेलना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 131 नंबर सवाल है जान पर खेलना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? राइट उत्तर हो जाएगा बहुत बड़ा जोखिम लेना। सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन बहुत बड़ा जोखिम लेना। देखिए जान पर खेलना ये मुहावरे का अर्थ है बहुत बड़ा जोखिम लेना। अगला है कि बीप्सा में कौन सा अलंकार है? यानी बीप्सा जो है शब्द अलंकार है, अर्थ अलंकार है, उभय अलंकार है, कौन सा अलंकार है? देखिए बीप्सा जो है ये शब्द अलंकार है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन शब्द अलंकार। अगला है कि इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? गरीब, सूखा, पीला सा या फिर ये सभी। अब देखो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो तो गुणवाचक जो विशेषण है इसमें आपका ये सभी हो सकता है कि गरीब जो है ये भी उसकी गुणवत्ता ही है कि वो गरीब है। सूखा ये भी सूखा उसकी गुणवत्ता ही है। पीला कलर है वो भी आपका गुणवत्ता ही बता रहा है। तो यहाँ पे ये सभी राइट होगा। अगला है कि संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। संयुक्त वाक्य दिया गया है अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हुआ। अब देखिए अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हुआ ये आपका एक संयुक्त वाक्य है। अगर आपको इसको सरल वाक्य बनाना है तो ध्यान रखना है कि एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। अब देखिए जैसे ही अतिथि आए कार्यक्रम शुरू हुआ, अगर आप यहाँ पर देखो तो जैसे ही अतिथि आए कार्यक्रम शुरू हुआ ये अतिथि आने के ऊपर निर्भर करता है, तो ये आश्रित वाक्य हो जाएगा यानी मिश्रित हो जाएगा, ये गलत है। अगला देखिए अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हुआ, ये बिल्कुल सही है मेरे भाई। अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हुआ ये बिल्कुल सही लिखा गया है, तो राइट हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 135 नंबर सवाल है कि इनमें से कौन सा शब्द तनय का पर्यायवाची है? देखो तनय मतलब क्या होता है? तनय मतलब हो जाता है पुत्र, लेकिन अगर यहाँ पे तनय के स्थान पर या प्रत्यय लग जाता है यानी कि तनया हो जाता है तब आप कहते हैं पुत्री। जैसे आत्मज का होता है पुत्र और आत्मजा का होता है पुत्री, उसी प्रकार तनय का होता है पुत्र और तनया का होता है पुत्री। तो हमसे तनय का ही पूछा गया है तो ये हो जाएगा पुत्र, सेकेंड ऑप्शन राइट होगा। अगला है आपके सामने कि निम्नलिखित में से सेठ का स्त्रीलिंग क्या होगा? सेठ का स्त्रीलिंग क्या होगा? कहते हैं ना कि का हो सेठानी, आपने देखा होगा सेठानी कहाँ जा रही हो, तो सेठानी सेठाइन नहीं होता। बस तो आप कह सकते हैं गाइस वैसे कि उनके यहाँ सेठाइन के यहाँ सेठाइन क्या कह सकते हो, लेकिन जब आप सामने होते हो तो क्या कहते हो? सेठानी सेठानी कहते हो ना। तो सेठ का स्त्रीलिंग क्या होगा? सेठानी होगा। राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। अगला है कि इसमें से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ? अपादान कारक जो है ये वहाँ पे होता है जहाँ पे अलग होने की बात हो। जैसे गाइस कहा जाए कि मोहन ने पत्र लिखा, तो मोहन ने पत्र लिखा यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा कर्ता कारक। हम आँखों से देखते हैं, तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर हम आँख के द्वारा देखते हैं तो यहाँ पे करण होगा, ये भी गलत है। गीता का भाई, तो यहाँ पे ये संबंध है, काकी के रारी रे, ये सब संबंध दर्शाता है। बिल्ली जो है छत से कूदी यानी छत से वो अलग हो चुकी है, तो यहाँ पे अलग होने की बात की जा रही है। अपादान कारक अलग को ही दर्शाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा बिल्ली जो है छत से कूदी, थर्ड ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तुझे पिताजी ने बुलाया है, ठीक है। शिक्षक ने छात्रों को कहानी सुनाई, ठीक है। राष्ट्रध्वज के चक्र में 24 तीलियां होती हैं, ठीक है। उसने दिन रात परिश्रम किया तथापि वह कक्षा में प्रथम आ जाए, गलत है। यही बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा अगर कहा जाता कि यद्यपि उसने परिश्रम किया तथापि वो परिश्रम आए तब सही हो सकता था। तथापि के आगे यद्यपि लगना जरूरी होता है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है ये अशुद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला है कि इसमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? यहाँ पे भी आपको बताना है कि अशुद्ध कौन सा है, यानी कि वर्तनी जो है अशुद्ध किसकी दी गई है। 139 नंबर सवाल है। सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ज्योत्सना ये भी सही है, संतुष्ट भी सही है, सुपर्णखा भी सही है, लेकिन पृष्ठभूमि गलत लिखा गया है। पृष्ठ नहीं होता है, पृष्ठभूमि होता है, तो ठा होना चाहिए, तो टा नहीं होना चाहिए था। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, पृष्ठ नहीं बल्कि पृष्ठभूमि होना चाहिए था, फोर्थ गलत है। अगला है कि दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। अद्य और आदि का सही अर्थभेद क्या है? अद्य का मतलब होता है ये होता है आज,
और आदि का मतलब होता है पहला। राइट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, अधि का मतलब आज और आदि का मतलब होता है पहला। अगला है कि खान पान में कौन सा समास है। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खान पान में कौन सा समास है। सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 141 का द्वंद्व समास है, क्योंकि खान और पान यहाँ पे द्वंद्व समास होगा। समास बिगड़े खान और पान होगा। दिए गए गद्यांश को भली बात पढ़ें और इसमें से प्रश्न का उत्तर दें। पहले देख लीजिए गद्यांश कितना बड़ा है। हालांकि गद्यांश तो बहुत बड़ा दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ देता हूँ, क्योंकि अगर मैं गद्यांश नहीं पढ़ूंगा तो बहुत मित्र कहेंगे कि गद्यांश क्यों नहीं पढ़ते हो। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से। क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं। बात तो क्रोध करने की हो, पर अपने को शांत रखना ही योग्य है। इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हम एकांत में बैठें, आस्था रखें कि हाँ मुझे शांत रहना है, मुझे किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना है और मैं ऐसा कर सकता हूँ। अतः एकाग्रचित होकर दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा हम शांत रहने की प्रवृत्ति को अपनाकर क्रोध पर काबू पा सकते हैं। शांत रहने का मार्ग अपनाने पर हमारी दुनिया बदल जाएगी और जीवन अधिक आनंदमय लगेगा। हमारे चेहरे पर नई चमक, कार्य में नई उत्साह और हृदय में निर्मलता एवं शीतलता का स्वयं अनुभव होने लगेगा। बिना श्रम के, बिना किसी खर्च के और किसी उपचार के बिना ही पाचन क्रिया स्वतः ठीक होने लगेगी। छोटे मोटे रोग दूर भाग जाएंगे। खींचना, गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना और बड़बड़ाते रहना हमारे मन के गुबार को ही परिलक्षित करते हैं। इनसे हमारी पहचान पर धब्बा भी लग जाता है और हमारे ओजस्वी चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आती हैं। अगर हम कुछ समय निकालकर पूर्ण समर्पण के साथ शांत रहने की आदत डालें तो निश्चित ही सफलता हमारे कदम चूमेगी। शांत रहने की प्रक्रिया में यदि हम रात्रि को शयन कक्ष में जाने से पहले या फिर जाने से पूर्व अपनी व्यक्तिगत दैनंदिनी यानी डायरी में दिन भर की वह घटनाएं लिखते हैं जहाँ पे हम शांत नहीं रह सके, कुछ दिन बाद वही दैनंदिनी पढ़ने पर आप अपनी तब की कमजोरी पर स्वयं हंसेंगे। कितनी छोटी बात पर हम क्रोध करने लगते थे। आओ हम गुस्सा हुआ उत्तेजना को फेंक कर दें और शांत रहना शुरू करें। अब देखिए इसी पे आपका बेस दिया गया है। अन्य से अनन्य आत्मकथा किसकी है। हमें लगता है मेरे भाई कि यहाँ पे 147 से 150 तक है। अच्छा ठीक है, तो हम 142 पहले देख लेते हैं। हमें लगा कि 142 ही होगा। तो पहले बताओ अन्य से अनन्य किसकी आत्मकथा है। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा प्रभा खेतान की। अगला देखिए तुलसीदास के रचनाकार कौन है। राइट उत्तर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही क्रम बताना है। प्रकाशन वर्ष यानी कि इन्होंने प्रकाशन वर्ष के हिसाब से बताना है। सबसे पहले मधुशाला, फिर मधुबाला, फिर मधु कलश, फिर निशा निमंत्रण। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फोर्थ सेकंड ऑप्शन। इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यामा के लिए इनको 82 में यानी मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। महादेवी वर्मा जी को ये भी है। चिदम्बरम के लिए भी मिला है, उर्वशी के लिए भी मिला है। बल्कि बुनी हुई रस्सी जो है इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है। राइट हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर देखिए 146 से आपका स्टार्ट हो जाता है गद्यांश वाला सवाल, जो गद्यांश अभी आपने पढ़ा है। गद्यांश है कि शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें। अभी जस्ट आपने पढ़ा है कि शांत रहने के लिए हमें रात में क्या करना होगा। डायरी पर लिखे हुए अनुभव को पढ़ें कि हम दैनिक जीवन में किस बात पे और कहाँ पे हम क्रोध करने लगते थे, इसको लिखना है, फिर बाद में पढ़ना है। तो ये आपका है। अगला है कि चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आती हैं। अभी आपने देखा कि अगर हम क्रोध करने लगेंगे कि जो चिंता की रेखाएं ये हमारे ओजस्वी चेहरे पर उभर आती हैं। राइट हो जाएगा ओजस्वी चेहरों पर। अगला है कि क्रोध में या फिर क्रोध को काबू रखने से मुख्यतः कौन से रोग हो जाते हैं, यानी कौन से रोग जो हैं दूर हो जाते हैं। अशांत रहना तो गाइज आपका ये नहीं होगा। अशांत रहना मतलब शांत रहना, ये भी गलत है। फिर देखिए चीखना चिल्लाना, मन के गुबार, पाचन की क्रिया एक प्रकार का रोग है और यही आपका दूर हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया है। क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को महायोग कहा गया है। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। 150 नंबर सवाल है कि उपर्युक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या हो सकता है। सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा शांत रहो और सुखी रहो। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइज यहाँ पे आपके 150 जो सवाल हैं कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें से आपका हिंदी जी के कंप्लीट, बाकी बचता है रीजनिंग एंड मैथ। तो रीजनिंग मैथ जो है ये भी मैं आपका करवा दूंगा, आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। बाकी आज की हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी, वीडियो को नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर लगता है कि मैं अपना कीमती समय आपके लिए खर्च कर रहा हूँ तो मेरे प्यारे भाई आप अगर ये समझ रहे हो कि अगर जीत जान मेहनत हम कर रहे हैं और इस बार अगर हमें 60,244 की लिस्ट में आना है तो हमें मेहनत करना ही पड़ेगा। और अगर आप मेहनत कर रहे हो और
अगर आप ये सोच रहे हो कि इस बार मैं वर्दी ले लूँगा, तो मेरे प्यारे भाई, ये आपके अंदर बहुत अच्छे विचार हैं। अगर आप इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देते हो तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो मेरे भाई, अगर आपको ये मेहनत अच्छी लगी है तो एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि जैसे ही कोई न्यू क्लास आएगी, नोटिफिकेशन आपको समय से मिलेगा। क्योंकि गाइस, क्लास की टाइमिंग कोई फिक्स नहीं है, जब भी टाइम मिलता है मैं क्लास आपकी ले लेता हूँ। इस वजह से अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो उसका बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ये आपकी जिम्मेदारी है। मिलते हैं इसके बाद एक और नई वीडियो में, और वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक शेयर करना ये आपका गाइस कर्तव्य बनता है। तो आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इसके बाद एक नई खास वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान शिद्दत के साथ पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।